आज जहां पूरा देश जातिवाद द्वेष भावना में झुलस रहा है, लेकिन शाहजहांपुर जनपद में एकता, प्रेम, एकत्व, प्रियत्व और समत्व की मिसाल हमारे विकास पुरुष के नाम से यहाँ विख्यात नगर विधायक और वर्तमान में प्रदेश सरकार में वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना जी हैं। लगातार 9 बार से चुनाव जीत रहे हैं। हमारे मेहमान के रूप में, मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हैं बड़े भाई और परम श्रद्धेय विकास पुरुष नगर विधायक सुरेश कुमार खन्ना जी। आपका यंग भारत न्यूज स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपसे, एक नेता तो हैं आप, लेकिन हनुमान जी के भक्त हैं और एक ऐसे मानव हैं, ऐसे समाज सेवा से जुड़े हैं। जब से हमने होश संभाला है, आपको देखा है, तो आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। और आप एक प्रयोगशाला है राजनीति की, मानव सेवा की और मानव कल्याण की। आज हम बात ये हो रही सर कि जो चर्चा का विषय बना हुआ है और अभी हाल में ही सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक हस्तक्षेप किया है, कुछ सुझाव दिए हैं। सर, आपको इसमें आप परिवर्तन की क्या संभावना देख रहे हैं? आपके हिसाब से क्या है? क्योंकि आप तो सौहार्द की एक मिसाल रहे हैं, तो इसके किस रूप में देखते हैं? देखिए, वक्फ बोर्ड में जो अभी तक कानून बना था, उसमें एक व्यवस्था सेक्शन 40 में ऐसी थी कि जो मैं समझता हूं कि कोई भी सामान्य समझबूझ का व्यक्ति भी उसको स्वीकार नहीं कर सकता था कि कोई भी प्रॉपर्टी जी जिसको वो लोग चाहें उसको वक्फ डिक्लेयर कर सकते थे। ये अपने आप में सुनने में भी अखरता है। इसके अलावा भी कई मामले ऐसे थे कि जिसकी वजह से उसमें सुधार की आवश्यकता थी। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जिस उद्देश्य से वक्फ क्रिएट किए जाते हैं, गरीबों को और ख़ास तौर से ज़रूरतमंद लोगों को और ऐसे लोगों को जिनको किसी न किसी रूप में चैरिटी की आवश्यकता है, उस उद्देश्य को ये पूरा नहीं कर रहे थे। वर्तमान में जो केंद्र सरकार ने जो कानून दिया है, उसमें विशेष रूप से इस बात का ख्याल रखा गया है कि जिस उद्देश्य से वक्फ सृजित हो जी, उस उद्देश्य की पूर्ति हो, अर्थात ज़रूरतमंदों को फ़ायदा हो, कमज़ोर वर्ग को फ़ायदा हो, लोगों को फ़ायदा हो। इसी उद्देश्य से इसमें कानून में परिवर्तन लाया गया है। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश है उसका पूरी सम्मान करते हैं, उसको पूरे आदर के साथ हम स्वीकार भी करते हैं। और अभी उसमें पुनः एक उन्होंने अवसर दिया है, 5 मई को फिर से सुनवाई होगी और जो भी सुप्रीम कोर्ट का, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा वो हम सबको हृदय से स्वीकार होगा और उस पर अमल भी होगा। जी सर, बहुत अच्छा। एक सर और है, इस समय जो राजनीति जो पहले थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे और जो भी एक पक्ष हो या विपक्ष, शब्दों की मर्यादा बहुत बनी रहती थी, एक दूसरे के सम्मान की भावना थी, वो आप इसका जीता जागता उदाहरण। लेकिन हाल में व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हुई है, इसको सर किस रूप में देखना चाहिए? देखिए, राजनीति में सभी लोगों का उद्देश्य यह है कि हम देश को आगे बढ़ाएं जी, लेकिन कुछ लोगों की कार्यशैली बहुत सीमित है और वो लोग केवल अपने परिवार तक ही सोचते हैं। तो एक तरफ तो कल्याणकारी सरकार कल्याण के नाम पर कल्याण करे और दूसरी ओर ये सीमित सोच वाले, वो उनके पास केवल यह है कि हम पहले, हमारा पहले, हमारा परिवार पहले, हमारा खानदान पहले। जहाँ तक इस सवाल का जवाब है जी, तो नीतियों की आलोचना होनी चाहिए, नीतियों और व्यक्तिगत रूप से निश्चित रूप से शब्दों की मर्यादा जरूर बनाए रखना चाहिए। और ये मैं समझता हूँ कि संवाद का सबसे पहली शर्त है, और तभी ये लोकतंत्र मजबूती से चल भी सकता है कि जब हम संवाद का हर स्तर पर रास्ता खुला रखें। लेकिन व्यक्तिगत आलोचना या व्यक्तिगत रूप से आरोप प्रत्यारोप या व्यक्तिगत रूप से शब्दों की लक्ष्मण रेखा नांगना,
पार करना ये किसी तरीके से स्वीकार नहीं है। जहाँ अगर कानून अपना काम करेगा, कोई अनियमितता करता है या कोई गैर कानूनी तरीके से काम करता है तो कानून अपना काम करेगा। कानून को अपना काम करने दीजिए। आलोचना सिर्फ नीतियों तक ही रहनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि आज के समय में यही उचित है। सर बिल्कुल सही। और आपका तो वो वीडियो बहुत वायरल हुआ जो विधानसभा में माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव को लेकर एक आपने कहा था और उनको जो पद्म विभूषण के रूप में इतना अच्छा आपने दिया था और ये वास्तव में आपने उसका उदाहरण भी प्रस्तुत किया। अब सर एक चीज़ और आती है कि जो योगी सरकार आई है जो ये दूसरा कार्यकाल है, पहले कार्यकाल में बड़ी उपलब्धियां रहीं, दूसरे कार्यकाल में किस रूप में बेहतर मानते हैं? देखिए, सबसे बड़ा फोकस योगी जी ने किया रोजगार पे। जी इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा है। आज उत्तर प्रदेश की इंडस्ट्रियल ग्रोथ 22.01 है जी और ये हमारा आंकड़ा नहीं है, ये भारत सरकार का आंकड़ा है। जी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन उसका ये आंकड़ा है। और जो हमसे ज़्यादा डेवलप्ड स्टेट माने जाते हैं उनकी भी आज इंडस्ट्रियल ग्रोथ हमसे कम है। तो सबसे ज़्यादा फोकस मुख्यमंत्री जी ने रोजगार के अवसर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले इसके लिए किया। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। संपत्तियां सृजित होती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर से और कनेक्टिविटी बढ़ाई है। ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम अगर स्ट्रांग होता है तो मैं समझता हूँ डेवलपमेंट का यही सबसे बड़ा आधार है। उन्होंने एक्सप्रेस वेज लगातार बढ़ रहे हैं। शाहजहांपुर से निकलने वाला गंगा एक्सप्रेस वे ये भी आगे बढ़ा है और ये इसी साल दिसंबर में पूरा भी होना है। इसके अलावा बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, इसके अतिरिक्त जो कनेक्टिंग एक्सप्रेस वे है, इस एक्सप्रेस वे को हरिद्वार से कनेक्ट किया जा रहा है मेरठ से, ये गंगा एक्सप्रेस जी, और उधर प्रयागराज से उसको कनेक्ट किया जा रहा है। तो कनेक्टिविटी बढ़ाई है। कितने एयरपोर्ट थे 2017 में, कितने मेडिकल कॉलेज थे 2017 में। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, सुविधाएं बढ़ी हैं। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस किया है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर फोकस किया है। आज 10 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो चुकी है। हर तरह से कोशिश ये है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले और विकास का पहिया और तेज़ी से घूमे, हर क्षेत्र विकास हो। गंगा एक्सप्रेस वे जो है ये तो बहुत अच्छी उपलब्धि, बड़ी शाहजहांपुर के लिए जो हवाई पट्टी बनी है, अब तो हवाई अड्डा भी यहाँ पे जो मांग उठी उसकी, तो उसके उद्योग में क्या ये किस नहीं, इस पर हवाई पट्टी बनेगी लगभग 5 किलोमीटर, उसका भी एक तरीके से रिहर्सल चल रहा है। जी जी और आगे भी ये इस रास्ते से मैं समझता हूँ कि 3 घंटे में मेरठ पहुँच जाएंगे जी और 3 घंटे में प्रयागराज पहुँच सकते हैं। जी 120 किलोमीटर की अधिकृत स्पीड है, 594 किलोमीटर का रनवे है। तो ये अपने आप में जब हमारा कम समय में ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, आज मोबाइल आया कितनी बड़ी क्रांति होगी। इसी तरह से जो कनेक्टिविटी है प्रदेश की एक कोने से लेकर दूसरे तक की कनेक्टिविटी, इसको हम फर्रुखाबाद से भी जोड़ रहे हैं। हमने 900 करोड़ रुपए की प्रोविजन 25-26 में बजट में इसीलिए किया, योगी सरकार ने इसको फर्रुखाबाद से जोड़ेंगे। सर फर्रुखाबाद से क्यों, चूंकि चुनाव में मुद्दा उठा था कि उसके ऊपर मैंने भी वादा किया था, मुख्यमंत्री भी वादा करके आए थे। जी जी जोड़ दिया। और सर जो शाहजहांपुर के विकास के बारे में, जैसे इसको अन्य जनपदों ने गंगा एक्सप्रेस वे को अपने चुनाव से जोड़ा था, शाहजहांपुर में बहुत विकास कराया है और ये हर कोई मान रहा है। आगे की क्या बड़ी योजना है, क्या दिमाग में? देखिए, अभी तो लगातार आपने ये देखा कि अभी डेवलपमेंट अथॉरिटी बनी है, जी तो शाहजहांपुर में अभी कई चीज़ें ऐसी हैं कि जो आने वाली हैं। जी एक हम प्लेनेटोरियम बना रहे हैं इसी टाउन हॉल में, जी प्लेनेटोरियम सेंक्शन हो गया। जी गेम्स को बढ़ावा देने के लिए हमने इंटरनेशनल लेवल का जी जो पाथवे है वो तैयार कर रहे हैं। हमारे जो गांव हताड़ा में स्टेडियम है जी उसमें, अच्छा और ताकि स्विमिंग पूल भी उसी लेवल का बन पा रहा है। जी उनको पैसा दे दिया गया, हमने शुभारंभ भी कर दिया उसका। जो हॉकी मैदान है उसको भी हमने पैसा दे के जी एक
बेहतरीन उसको डेवलप कर रहे हैं। तो कोशिश ये है कि जहाँ जहाँ जैसे जिस प्रकार जिस स्थिति में भी हो, हर तरह से शाहजहानपुर का सर्वांगीण विकास हो। और उस दिशा में कई चीज़ें भी पाइपलाइन में है, उस समय रहते हुए आपको मालूम भी हो जाए। ये जो रिवर फ्रंट है कन्नौज नदी का, ये भी जी हाँ, जल्दी ही इसको शुरू होने जा रहा है, तो सिंचाई विभाग को भी गया। ये सब जो जिला कारागार की जमीन खरीदी जा चुकी है और काफ़ी कुछ, तो ये शिफ्टिंग कब तक क्या होगी? और जो अगर शिफ्टिंग होती तो जो वर्तमान में जिला कारागार है वहाँ पे क्या? अभी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा चिंतन मनन की ज़रूरत है। जी लेकिन कोई न कोई योजना जनहित में ही लाएंगे, जो पब्लिक इंटरेस्ट की चीज़ हो। एक चीज़ ये है कि सबसे बड़ी बात तो ये हुई कि कचहरी यहाँ से जाने से बच गई। हमने गेस्ट हाउस देकर सर्किट हाउस बनवा रहे हैं। जी गेस्ट हाउस तो चला गया जी जजेस कोर्ट में, उन्होंने तो अपना काम भी चालू कर दिया, और उसके बजाय अब हम सर्किट हाउस बन रहा है, उसी में मीटिंग हॉल भी होगा, उसी में हेलीपैड भी बनेगा, ताकि वहीं पर लोग आएँ। और एक काफ़ी बड़ी ज़मीन उसके लिए गाँव समाज की, जो कैबिनेट के माध्यम से जो मिली है, और उसको उस पर काम भी शुरू हो गया। सर रिंग रोड भी हो गया, 4 लेन चौड़ीकरण भी हो गया, सैटेलाइट बस अड्डा भी हो गया, और जो रोडवेज है उसका भी कायाकल्प बड़ा ही एयरपोर्ट की तर्ज पे बन रहा है, और सर्किट हाउस भी। आगे की बड़ी क्या योजना, क्या मेट्रो रेल के बारे में? नहीं, मेट्रो रेल के बारे में तो अभी नहीं है जी लेकिन हाँ और कई चीज़ें अभी हैं। जी सर एक चीज़ और, खैर उसको अभी यदि आप उचित समझें, अभी कुछ शाहजहांपुर का नाम बदलने की बात की है, इसको किस रूप में? सुना तो मैंने भी था, लेकिन हम जो व्यवहारिक स्थिति है हम उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक। एक चीज़ और भी है, शाहजहां जैसे आप हनुमान के भक्त हैं और हनुमान जी की इतनी कृपा है, 1989 से लगातार कृपा बनी हुई है। अभी आपने हनुमत धाम जो एक विश्व के पर्यटन मानचित्र में सुशोभित है, 3 रामलीला होती हैं, एक हिंदीबाग में, एक अजीरगंज में, एक ओसी रामलीला, जो कि व्यवसायिक तरीके से मेला के रूप में। हनुमत धाम में क्या कुछ ऐसी मेला हो, रामलीला हो जो बिल्कुल विशुद्ध रूप से जो उसका देख सकते, कुछ ऐसा? फिलहाल अभी कोई ऐसा प्लान नहीं। सर अब एक चीज़ सबसे बड़ी ये है कि लगातार रामलीला तो हो ही नहीं यहाँ पर, हम ही लोग करवाते हैं। जी जी हाँ, यहाँ तो आप महोदय वीरेंद्र पाल सिंह जी उसके अध्यक्ष हैं। एक हर किसी का ये है कि आप की जो राजनीति है, चाहे पक्ष का हो विपक्ष का हो, मानव सेवा का जब कोई कार्य आता है, आप सभी सीमाओं से दूर हट करके हर किसी की उसकी मदद के लिए तत्पर रहते हैं। और शायद यही वजह है कि यहाँ जातिवाद और उसका संबंधन टूट जाता है, वो आपके लिए हर कोई रहता है। आगे किस रूप में जो चूँकि आपका अभी तो कार्यकाल ईश्वर की वो लंबी उम्र रहे, तो राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में अगर हम देखना चाहें, जो अगला चुनाव है उसके बाद राज्यपाल के बारे में या संसद के बारे में, तो इसमें कुछ हालांकि व्यक्तिगत है आपका, लेकिन अगर उसको साझा करना चाहें तो? नहीं, कोई बहुत ज़्यादा भविष्य वक्ता भी नहीं है और ना हम इस बारे में ज़्यादा सोचते हैं। जी जी। अब सर 2 क्वेश्चन केवल आता है। एक, सुरेश खन्ना एक वित्त मंत्री के रूप में, एक राजनेता के रूप में सबको जानते हैं, लेकिन हम एक सुरेश खन्ना वो देखते हैं जो पब्लिक ही सुबह उठाती है और पब्लिक ही सुलाती है, दिनचर्या का भी पता नहीं रहता कहाँ क्या है, लेकिन अगर कोई आ जाता है अपने कष्ट भूल के दूसरे की मदद के लिए तत्पर रहते हैं। तो सर कभी कभार क्या लगता है आपको? ठीक लगता है, अगर ठीक नहीं लगता होता तो इस लाइन पर चलते हैं। लोगों का भला हो, हमें भगवान तो ने इस इतनी लायक शक्ति बनाया, कैसे, शक्ति कैसे, समय लोगों ने इस प्रबंधन? लायक बनाया। शाहजहांपुर के लोगों का तो हमारे पर हर पल हर क्षण एहसान है, तो उसी को थोड़ा बहुत चुकाने की कोशिश करता है। जरा सा कुछ किसी के ऊपर आ जाती है, आदमी पेशेंस खो बैठता है, घर में परिवार की जिम्मेदारी नहीं निभा पाता है, आप इतनी पब्लिक को डील करते हैं, उसके बाद में आपका पेशेंस बना रहता है। तो जो राजनीति में उतरे हैं, जो नए चेहरे हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? बस लोगों की मदद करें, दूसरे के हित से बड़ा कोई धर्म नहीं है।
सर ईश्वर की कृपा आप पे है और लगातार है, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे? कुछ जैसे अभी आपका हनुमान जयंती पे जो आपने संबोधन दिया, यानी हृदय के भाव आपके आए, अब वो हर कोई आत्मसात करके गया, वो हमें लगता है कि जो आत्मसात कर लेगा उसका कल्याण हो जाएगा। तो क्या आप कहना चाहेंगे? जो आप एक श्लोक भी गुनगुनाया करते हैं और जो आप संदेश देते हैं, अभी जब राम कथा हुई तो उसमें भी आपके गीता पे इतना अच्छा बोला था आपने, तो अंत में चलते चलते क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? आजकल की सबसे बड़ी आवश्यकता ये है कि हमारे क्षेत्र में आवश्यकता इस बात की है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जी। और उसी तरफ हम फोकस भी कर रहे हैं। और राजनीतिक लोगों के लिए तो वो तो सब अपना अपना एजेंडा चलाते हैं, लेकिन लोग आते तो जन कल्याण के लिए हैं और उनको दूसरों की मदद ही करना चाहिए। मदद से ही समाज आगे बढ़ सकता है। जो ताकतवर लोग हैं उन्हें असेवित लोगों की मदद ही करना चाहिए। जो लोग मदद करते हैं उनकी मदद वो लोग भी करते हैं कि जिनकी मदद होती है और भगवान ही मदद करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय हमें आज दिया, हमें कृतार्थ किया, और हमारा यंग भारत न्यूज जिसका कि अभी प्रिंट में थे और डिजिटल में हमने प्रवेश किया है, आपका